हैं जिन पर बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक लगाने से इंडिया रोक पाएगा। लेकिन यह सवाल उस वक्त बड़ा खास हो जाता है जब सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर ही टेंशन है। लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया रोक सकता है? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन के अंदर भी अनिश्चितता का माहौल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आरके मिश्रा जी। विशाल कुमार यादव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। डॉक्टर अजय तिवारी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय तिवारी। नीलम मिश्रा प्रवक्ता जेएमएम थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय तिवारी आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल हैं तो वो अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। लेकिन पहले ग्राउंड पर हालात कैसे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजय तिवारी, जिस प्रकार से हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अलग होते देखा, जिस प्रकार से हमने बिहार आते आते नीतीश बाबू को इंडिया से बाहर होते देखा, झारखंड में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई की गई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में 400 पार इतना आसान होगा, या इंडिया गठबंधन इस 400 पार या तीसरी हैट्रिक जो प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहे हैं उससे रोक पाएंगे? अजय मिश्रा। प्राण जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज वाकई यह चुनाव, यह लोकतंत्र का चुनाव बड़ा ही इस समय दिलचस्प हो गया है जी। तो लेकर के नीतीश कुमार जी चले थे जी। इस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए नीतीश कुमार जी ने ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार, अखिलेश और कांग्रेस के साथ मिलकर के कई मीटिंगें की। आज वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर बैठ गए हैं। इससे भी इंडिया कमजोर हुई है। दूसरा, कमलनाथ जी के उस झगड़े को मध्य प्रदेश के अखिलेश यादव के साथ, उस अखिलेश शब्द को अखिलेश जी भूल नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी अखिलेश जी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें देने को तैयार है। लेकिन इधर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि ना ही हम पंजाब में सीट देंगे और ना ही दिल्ली में सीट देंगे, अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने भी यही काम बंगाल में किया है। अब होता है कि सामंजस्य नहीं बैठ पाया है और टूट हो गई है जी। अभी हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन जी का मुख्यमंत्री पद ग्रहण करना, यह भी एक डामाडोल स्थिति में है कि कहीं ऐसा ना हो कि हेमंत सोरेन जी के टीम के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ लालायित होकर के जी और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाकर के चंपई सोरेन की सरकार को गिरा दें। इसीलिए शायद सारे विधायकों को फ्लाइट में हैदराबाद ले जाया गया है। और एक तरफ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर ईडी का खतरा मंडरा रहा है, ईडी की नोटिस मंडरा रही है और कई लोग आम आदमी पार्टी के जेल में हैं। इससे जो लोकतंत्र में चर्चा है, इससे जो जनमानस में चर्चा है, वह चर्चा इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है जी। मैं अजय तिवारी जी, सिक्के का मुझे लगता है कि आप एक की ही पहलू बता रहे हैं। एक पहलू तो यह भी बताना चाहिए आपको कि अगर सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। एक पहलू तो यह भी है कि अगर 400 पार इतना है, इतना आसान है, तो फिर अचानक से नीतीश की जरूरत क्यों पड़ गई? चुनावों से 8-9 साल तक क्या ईडी सो रही थी, जो ठीक 100 दिन भी नहीं बचे उससे पहले एक्टिव हो जाती है? सुन लीजिए सर, दिल्ली की बात आप करें, कल ही केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी तो सीधा ऑफर मुझे दे रही है कि आप आइए और बीजेपी में शामिल हो जाइए। अगर 400 पार इतना आसान है तो फिर केजरीवाल की, नीतीश कुमार की, झारखंड की अस्थिरता की, वहां ममता बनर्जी की जरूरत क्यों है सर? यस, बिल्कुल प्रणाल जी, मैं अभी आपको बताने वाला था, मैं बताने ही जा रहा था। पहले तो मैंने आपको इंडिया के समीकरण को बताया
दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के जेल में जाने से भारतीय जनता पार्टी की संख्या निश्चित तौर से बिहार में घटेगी, क्योंकि नीतीश कुमार, जब कोई आदमी बदनाम होता है, जब कोई आदमी चर्चा में बदनाम होता है, भारतीय जनता पार्टी की साख बिहार में कमजोर है। और आपने देखा होगा कि विधानसभा में मात्र कुछ सीटों से ही आरजेडी कमजोर थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ा था। और आपको बताऊं कि बिहार में नीतीश कुमार की छवि आज इतनी गिर चुकी है कि नीतीश कुमार के जाने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, ना कि मजबूत हुई है। जी। जिस भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी चिल्लाकर कहते थे कि नीतीश कुमार को कभी जीवन में नहीं लेंगे, जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा, बिहार की जनता इसे भूली नहीं है। दूसरी चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं, ठीक है, 400 पार अभी आसान नहीं है। अभी इसलिए मुश्किल है, कोई भरोसा नहीं है कि शरद पवार के अजीत पवार जी कब किधर पलटी मारेंगे। और ये भी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सनातनी की बात की जा रही है, एससी और एसटी का वोट भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर है। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं, क्योंकि दो खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर अजय तिवारी, काफी समय है मेरे पास। आरके मिश्रा जी, 400 पार क्या वाकई में इतना आसान है जिस प्रकार से नारा दिया जा रहा है? और इतना अगर आसान होता तो फिर क्या वाकई में नीतीश कुमार की, ममता बनर्जी की, या फिर दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल कल ही कह रहे थे कि बीजेपी का तो खुला न्योता है कि आइए वॉशिंग मशीन में साफ हो जाइए और फिर हमारे साथ मिल जाइए। राजेश जी, आपने एक प्रश्न किया आपने, क्योंकि 400 पार इतना आसान है या जी। देखिए, 400 पार का हमने नारा दिया है, आपने देखा होगा 2014 हो 282 सीट, 2019 303 सीट। अगर मैं 2024 की बात करूं तो निश्चित तौर पर 400 के पार अगर मैं कह रहा हूं तो मोदी जी की नीतियां और मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है देश का, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिखा रहा है। दूसरी बात यह है, जो कि संगठन की मजबूती भी आपको किसी भी पार्टी या आप कहेंगे किसी भी अलायंस की मजबूती उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, निर्भर करती है, क्योंकि आपका संगठन कितना मजबूत है। देश के अंदर में आप देखेंगे जो कि जिस तरह से हमारी संगठन मजबूत है, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि ये अलायंस बिल्कुल सकारात्मक कार्य करता है, और जो निश्चित तौर पर पारदर्शिता एक हमने दिखाई है, चाहे वो आप तंत्र में देख लें, चाहे प्रजातंत्र में देख लें, चाहे संवैधानिक व्यवस्था में देख लें या कानूनी व्यवस्था में देख लें, वहां पर हमने पारदर्शिता दिखाई है। और निश्चित तौर पर आज देख रहे हैं जहां पर 2014 से पहले भ्रष्टाचार का एक बोलबाला हुआ करता था, आज हम भ्रष्टाचार के ऊपर में 0% की टॉलरेंस हमने नीति अपना रखी है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि चाहे धीरज साहू हो, चाहे कोई भी हो, 351 करोड़ रुपए कैश, हेमंत सोरेन हो 36 लाख रुपए कैश, आप देखेंगे जो कि जिस तरह से नकदियों का बरामद हो रहा है, आप देखेंगे जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर में हमारा पूरा प्रहार है। दूसरी बात यह है जो कि हम देश के अंतिम छोर पर तक जो बैठे व्यक्ति हैं उसको योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनकी जो है जो उनकी कमिटमेंट हमारे साथ है और जो आकांक्षा या अपेक्षा है, निश्चित तौर पर हम उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और 400 पार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, चाहे वो मोदी जी की नीति हो, सकारात्मक आपकी कार्यशैली हो, आप पारदर्शिता देखेंगे, तंत्र हो, प्रजातंत्र हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, हर जगह तो पारदर्शिता आपको नजर आई। भ्रष्टाचार के ऊपर में पूरी आप देखेंगे जो कि हमने बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई है, हमने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है, और ऐसे अनेक ऐसे आप देखेंगे जो विषय हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित है 2024 के अंदर में अगर हम ये नारा दे रहे हैं तो कोई हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। चलिए, मैं भ्रष्टाचार पर सवाल लेकर आपके पास फिर से आऊंगा। विशाल कुमार यादव, प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। दिल्ली से जो 1 रुपया जाता था वो एक आम आदमी तक 1 ही रुपया पहुंचता है। किसान खुश है, नौजवान खुश है, तो 400 पार का सपना प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी क्यों ना देखे? देखिए कुणाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, माफ करिएगा। अच्छा जी, हमें कुणाल आया था, ठीक है। देखिए राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले बता दें कि जो भाजपा अपनी ख्याली पुलाव पका रही है, पकाने दीजिए, पुलाव में नमक कम हो जाएगा, दाल में नमक कम हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। 400 के पार है, 40 आ जाए इस बार तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों पर काम कर रहे हैं। छगन भुजबल को आप अपनी पार्टी में शामिल करके भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं। अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल करके भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा को अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बना दिए, भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं। कहां गई आपकी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस नीति? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारे सामने कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता है, हमारा कोई तपिश झेल नहीं सकता है। भाई साहब, आप एकनाथ शिंदे जी को अपने बगल में बैठाए हुए हैं, आप हेमंता विश्व शर्मा को अपने बगल में बैठाए हुए हैं। किसको बोल रहे हैं आप? कहां काम हो रही है? जो आप लोग स्वास्थ्य स्कीम लाए हैं उसमें एक ही नंबर का सैकड़ों लोगों का लिखा हुआ है। चारों तरफ इनका भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार से जनता परेशान होकर 2024 में मोदी और एनडीए की विदाई निश्चित कर चुकी है। देखिए, हम लोग, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस को दिखाई पड़ता है, बाकी लोगों को नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के नतीजे, छत्तीसगढ़ के नतीजे, राजस्थान के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि सिर्फ आपके सिवा किसी को भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है, सिर्फ आपको ही नजर आता है। नहीं देखिए राजेश जी, एक दो चुनाव के रिजल्ट ये नहीं बता सकते कि भ्रष्टाचार के नतीजे केवल हमें दिखाई दे रहा, जनता को नहीं दिख रहा। जनता को दिखाई दे रहा तभी कांग्रेस को इन सभी राज्यों में बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा आए हैं। ठीक है, हमारे सीटों में कमियां रह गई। देखिए, अगर आप तेलंगाना को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है तब ये आंकड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप तेलंगाना को निकाल देंगे तो ये आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा। चलिए, मैं इस मुद्दे पे आता हूं। मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी अलग राग आलाप रही हैं, नीतीश जी अलग हो चुके हैं, यहां पर हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी ने भी कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अलग राह पर निकल चुके हैं, उद्धव ठाकरे भी शायद चुनाव आते आते करवट बदल लेंगे। आप सीट शेयरिंग और आपसी आपका जो इंडिया गठबंधन है उसी को साथ नहीं रख पा रहे हो, तो भारत जोड़ने तो निकले हो लेकिन संगठन नहीं संभल रहा, तो भारत कैसे जुड़ेगा? जल्दी से देखिए भाजपा और एनडीए अपने संगठन और अपनी गठबंधन पर चिंता करें। इनका बता दीजिए, भाजपा का कहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है क्या? आज इस मंच, इस डिबेट के माध्यम से आपको खुद कह रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता आज कह दे कि आप कितने सीट पर लड़ेंगे और कितने सीट गठबंधन, हम 1 घंटा में सीट क्लियर कर देंगे। पहले भाजपा अपनी सीट तो क्लियर करे, पहले आप तो बताइए कि आपके, अरे चुनाव की घोषणा होने दीजिए, चुनाव समय पाने दीजिए, हम लोग करेंगे। अभी आवश्यकता क्या है? आ रहा हूं सर, आर.के. मिश्रा जी चल रही है, उसमें काम चल रही है, जब होगा तब कर दिया जाएगा। बताइए कि भाजपा बिहार में कितनी सीट पर लड़ रही है? चिराग पासवान जी को कितना सीट दे रहे हैं आप? जीतन मांझी को कितना सीट दे रहे हैं आप? कोई चर्चा नहीं। लेकिन कांग्रेस कितने सीट पर लड़ रही है, आरजेडी कितने सीट पर लड़ रही है, ये भी इस पर चर्चा। अरे भाई, जब आप अपने सीट पर चर्चा नहीं कर पा रहे तो हम पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? ठीक है, आर.के. मिश्रा से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। आर.के. मिश्रा जी, 2 बड़े अहम सवाल विशाल कुमार यादव ने खड़े किए। कहा कि अब एनडीए के अंदर क्या सीट शेयरिंग की बात है, कम से कम इस पर भी कभी बात करिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर कभी ईडी शिकंजा कस रही थी, वो आज आपके पास है, फिर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए राजेश जी, जरूरी नहीं जो कि जिसपे हमने आरोप लगाया, हमने आरोप से किसी को मुक्त नहीं किया है जी। किसने आरोप से मुक्त किया है? क्या कहीं पे लिखित हमने दिया है या किसी तरह के सरकारी तंत्र के द्वारा कहीं पे भी? लेकिन उनके घर ईडी नहीं जाती ना सर, अब प्रॉब्लम तो ये भी है। अब सुनिए तो सही जी, सुनिए, आ रहा हूं राजेश जी उसी विषय में जी। अब देखिए क्या है, तंत्र के अंदर में बहुत कुछ है। तंत्र केवल एक ईडी ही नहीं है, बल्कि सीबीआई भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, या स्थानीय जो एजेंसियां हैं वो भी है। तो स्थानीय एजेंसियां अगर काम करती है तो उसका हाईलाइट नहीं होता, ईडी की केवल कार्रवाई होती है तो हाईलाइट होता है। तो इसीलिए मैं जो भी जिनके ऊपर में आरोप है, हमने किसी को भी आरोप से मुक्ति नहीं दिया है। जिसके ऊपर में आरोप है और स्थानीय एजेंसियां उनके ऊपर में जांच कर। पहली बात, अजीत पवार के 9 केसों की फाइल बंद हुई कि नहीं हुई? अजीत पवार की 9 केसों की फाइल बंद हुई कि नहीं हुई? आपके पास कोई प्रमाण है? उप मुख्यमंत्री बनाते फाइल बंद हो गई, देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री बनाते फाइल बंद हो गई, प्रमाण है? उप मुख्यमंत्री बनाते फाइल बंद हो गई है। आपके पास प्रमाण है? पेपर कटिंग प्रमाण है आपके पास? उप मुख्यमंत्री बनाते अपने 9 प्रमाण है फाइलों को क्या बंद कर आपके दिया। पास? आप करें मुक्त नहीं कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिए। क्या बहस कर रहे हैं? आरोप से मुक्त नहीं, मुख्यमंत्री बना दिए आप। क्या बहस बताइए, हेमंता विश्व शर्मा पे कब कार्रवाई होगा? चलिए विशाल अपने समय पे आप बोल लीजिएगा, आपने सवाल पूछे, अपने टर्म पे बोलिए, उसका जवाब मिल रहा है। आर.के. मिश्रा जी उसका जवाब दे रहे हैं। उसके बाद मुझे डॉक्टर अजय तिवारी के पास भी जाना है। सर जल्दी से कंप्लीट करिए।
राजेश जी, आपने दूसरी बात मैंने ये कहा, जो एनडीए में जहां तक ये कह रहे हैं जो कि सीट शेयरिंग, आपको कहीं पे भी आपको एनडीए के अंदर में ममता बनर्जी जैसे ऐसे नहीं होगी, क्योंकि हमें कांग्रेस को साइड करके चलना है। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का जिस तरह से पंजाब में उन्होंने कहा 13 लोकसभा सीटों पर हम खुद लड़ेंगे, दिल्ली के अंदर में इनका जिस तरह से मंथन चल रहा है वो खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने इनको 11 सीटें थोप दी, ये थोप दी, इस पे ही लड़ना पड़ेगा तुमको, हम और कोई सीट नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी नाराज चल रही है, उनको पता है जो कि हमने 11 सीट से आगे बढ़ना है। तो इस तरह की जो नीति चल रही है आपको एनडीए में नहीं देख पाएंगे। एनडीए में जिसका जिस तरह से फॉर्मूला है वो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा जी। कहीं कोई ठापटक नहीं, कोई भी अलायंस की पार्टी हमें आपको नहीं देखने में नजर आएगी। जिस तरह से आप देखेंगे इन सब राज्यों के अंदर में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ जिस तरह से एक बार्गेनिंग चल रही है, वो बार्गेनिंग किसी भी पार्टी के साथ एनडीए के अंदर में आप नहीं देख पाएंगे फ्यूचर में। जी राजेश जी पास आऊंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सवाल है कि जिस वक्त गठबंधन को जोड़ना चाहिए था, गठबंधन के बीच फेविकोल लगाना चाहिए था, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े और नतीजा ऐसा दिखाई पड़ता है कि वेस्ट बंगाल आते आते ममता बनर्जी अलग हो जाती हैं, बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार थैंक यू बाय बाय कह जाते हैं और झारखंड आते आते वहां पर सीएम गिरफ्तार हो जाते हैं। डॉक्टर अजय तिवारी बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि ममता बनर्जी कहीं से भी कमजोर नहीं है, ना ही अखिलेश इस समय कमजोर है और ना ही आम आदमी पार्टी कमजोर है। और हर आदमी अपने आप में क्षेत्रीय दल के तौर पर मजबूत है। यहां तक कि कर्नाटका और तेलंगाना जैसे इलाके में भी यह विपक्षी पार्टी अपने रही है। गठबंधन को भले ही वो सही वजन नहीं दे पाई हो, सही जोड़ नहीं पाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पाने के लिए क्षेत्रीय दल जैसे सपा, आपकी तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब से मुकाबला करना है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आसाम और बाकी जगह जा करके अपनी चर्चाओं को करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 पार पाना अभी बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा भले ही इस बात का सपोर्ट ना कर रही हो, लेकिन विपक्ष दल में ये सारी विपक्ष पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ईडी के थ्रू या जिस तरह से जी, लेकिन मुश्किल काम करने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी को जाना जाता है, यही तो खासियत है उनकी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अरविंदर सिंह देवल जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंदर जी माफी चाहूंगा, एक ब्रेक के बाद मैं सीधा आपका रुख करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है कि क्या वाकई में 2024 में 400 पार इतना आसान है या इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का, बीजेपी का कहना साफ है कि अब की बार 400 पार, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में इतना आसान हो पाएगा या जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के अंदर जो गांठें हैं वो ढीली होती जा रही हैं, वो खुद ही इस जीत को 400 के पार ले जाएंगे। कई सवाल जिनको समझना होगा, लेकिन हमारे साथ अरविंदर सिंह देवल जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जेएमएम है। हेमंत सोरेन को सर थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, सीधे तौर पे उन्होंने राजभवन पर भी आरोप लगाए, बीजेपी पर भी आरोप लगाए कि ईडी जो कुछ कर रही है वो दिल्ली के कहने पर कर रही है। लेकिन हमें यह भी याद आ जाता है कि दिल्ली का बुलावा आता है और राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, लंबी पूछताछ होती है, बाहर आ जाते हैं। सोनिया गांधी को भी बुलाया जाता है, कई और नेताओं को भी बुलाया जाता है, जाते हैं अपनी बात रखते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो यहां पर कई बार सम्मन का आना और हेमंत सोरेन की वहां पर ईडी के सामने पेश नहीं होना, कैसे हम इन चीजों से अलग देख सकते हैं? आप कैसे राजभवन को जोड़ सकते हैं? जी देखिए, माननीय अगर हेमंत जी ने ये वक्तव्य दिया है, विधानसभा के पटल पे दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, बिना प्रश्नों के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक
जो विधानसभा का पटल है एक बहुत ही पायस और ऑनररी जगह है, जहां पर जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, हर बात रिकॉर्ड की जाती है। इट मे कम बैक टू हॉन्ट पीपल इफ दे आर रॉन्ग। सो अगर उन्होंने ये बात कही है, कड़े शब्दों में कही है, तो कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि क्या तथ्य है जी। और वो तो खुल के बोल रहे हैं कि जिस जमीन आरोप उन पे लगाया गया है अप्रूव कर दो, वो तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, तो क्यों नहीं लेके दिखा देते। और 4 दिन हो गए उनको अरेस्ट किए हुए, ना हमें पता है कि पूरे डिटेल्स क्या धाराएं लगाई गई हैं, किस पे किया गया है, कितना क्या उन्होंने किया है जी। नहीं तो अभी तक तो सब कुछ आ जाना चाहिए बाहर। और सबसे बड़ी देखिए, राहुल गांधी जी को बुलाया जाता है, सोनिया जी को बुलाया जाता है, बट ये पहले से नैरेटिव और स्क्रिप्ट नहीं चल रही होती कि इस तारीख को बुलाएंगे, इस तारीख को जेल जाएंगे। टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की यात्रा का जो शेड्यूल निकलता है, उस तरह का ईडी का शेड्यूल बीजेपी के नेता को द्वारा ट्वीट किया जा रहा था। इतने बजे जाएंगे, इतने बजे उनको उठा के ले आएंगे। तो फिर आज विधानसभा में थे सर, इंक्वायरी के लिए बुला रही है, तो उनको पता कैसे था कि ये इंक्वायरी में उठा भी लेगी, इतने बजे अरेस्ट भी कर लेगी। आर.के. मिश्रा जी, आता हूं आपके पास। विशाल, तो ये सब समझ के परे है जी। मेरा जो सवाल था, आपने स्क्रिप्ट की बात कही देवल जी, मैं वही चीज समझना चाहूंगा। 2 सवाल, क्योंकि आप थोड़ा लेट जुड़े मेरे साथ पहुंचे हैं, तो 2 सवाल जो मुझे समझने हैं कि अगर स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो आज विधानसभा में कैसे थे हेमंत सोरेन। और दूसरा सवाल, आपके 14 सीटें आपके पास लोकसभा में, झारखंड में 12 एनडीए जीतता है, 2 आप जीतते हैं। इस बार क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं कि समीकरण बदल जाए? नहीं देख, ये बैठ के जितने भी कोalition पार्टनर्स है वो बैठ के डिसाइड होगा। ये यहाँ पर ऊपर से थोपा हुआ निर्णय नहीं चलता है। लोकतांत्रिक तरीके से सब बैठ के बात करेंगे, जिसपे एक कॉमन मिनिमम सीट शेयरिंग पे जो फैसला होगा उसको लागू। ये नहीं है कि दिल्ली से कुछ आदेश आया उसको मन महसूस के भी लोगों को मानना पड़ता है। एक और दूसरी बात है कि बीजेपी ने सोचा नहीं था कि अगर हम हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लेते हैं तो उनको कोर्ट अलाउ कर देगी मोशन ये वोट देने के लिए। ठीक है। सो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड के लिए। तो इसलिए अब जब से उनको पता चला है कि हेमंत जी को कोर्ट ने अलाउ कर दिया वोट देने के लिए, शांत पड़ी हुई है। अब बोलने लगी नहीं हमको तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो आपको मैंडेट है, आप चलाइए सरकार। नहीं तो अभी तक तो माहौल ही दूसरा होता। आपका अगर इनको 5% भी जगह दिख रही होती जहां से ये घुसने की कोशिश। चलिए, आर.के. मिश्रा जी, सरकार बनाते बनाते रह गए आप झारखंड में। मैं आपके पास आता हूं। देखिए राजेश जी, राजेश जी, अभी देवल साहब कह रहे थे जो कि कुछ नहीं निकला, 4 दिन तक अरेस्ट हो गया, अभी तक कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं निकलना था तो फिर 9 सम्मन का इंतजार क्यों? मेरा एक प्रश्न है देवल साहब से, अगर मैं बहुत ही नम्रता के साथ ये चीज पूछना था, फिर 9 सम्मन का इंतजार क्यों? दूसरी बात ये है, आर केजरीवाल जी अगर 5 सम्मन का इंतजार कर रहे हैं, अगर देवल भाई मैं जवाब लूंगा। 1 मिनट, अरे मैं 1 मिनट जवाब ले लीजिए। आर.के. मिश्रा जी जवाब ले लीजिए। देवल जी जवाब दे रहे हैं। बाहर ही खड़ा हूं और मुझे लगता है कि ये कुछ फैसला होने वाला अंदर जी। मैं जवाब ये दे देता हूं, 9 सम्मन और 5 सम्मन की बात नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर है, कोई रोड पे चलता हुआ आदमी नहीं है कि ईडी ने बाहर निकला, कमरे से बाहर निकला, ये आ जाओ। और ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने अपने घर पे उनको बुलाया, मिले, हमारा भी उन्होंने अपने घर पे बुलाया। राजेश जी मैं जवाब दूंगा। विशाल, राजेश जी मैं जवाब, बिल्कुल जवाब आप ही से लूंगा। राजेश जी मैं जवाब दूंगा जी, बोलिए, दीजिए जवाब। राजेश जी देखिए, एक चीज बताइए, एक साधारण आदमी इस तरह से नोटिस का अवहेलना करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या आप लोकतंत्र से ऊपर हैं क्या? या तंत्र से ऊपर हैं आप? या संविधान से ऊपर हैं? या कानून से ऊपर हैं? मुख्यमंत्री है, आप भी इसी संविधान के दायरे के अंदर हैं, आप भी इसी कानून के अंदर में हैं। तंत्र से ऊपर आप नहीं हैं। आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या हो गया? तो इस तरह का जवाब आप बिल्कुल ऐसी जनता एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए मैं ठीक है विशाल, मैं विषय में कुछ नहीं था। विशाल मैं आपके पास आऊंगा, मुझे 2 मिनट का समय और दे दीजिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर अजय तिवारी के पास जाना है। डॉक्टर अजय तिवारी, जब हेमंत सोरेन को मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि इतिहास में पहली बार हुआ है जब से देश के अंदर संविधान लागू हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, बोला, और वो भी प्रेशर राजभवन से डाला जा रहा था। नहीं, ये राजेश जी मैंने भी इस स्पीच को सुना है और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है
कि किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, मैं आपके चैनल पर एक बार पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे खनन का मुलजिम हो, जमीन का मुलजिम हो या कोई सी भी प्रकार का मुलजिम हो, यदि वह प्रतिनिधित्व कर रहा है जी, यदि वह व्यक्ति किसी ऐसे पोस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो राज्य सरकार का मुख्यमंत्री है, तो विवेचना अधिकारी अगर ये साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो निश्चित तौर से उसे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो शहर से भाग नहीं सकता। उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन इमीडिएट गिरफ्तारी करके तब जांच करना यह उचित नहीं है। यह ईडी का खेल ठीक नहीं है। ईडी को एक अधिकार दिया गया है, इस अधिकार का वह गलत इस्तेमाल कर रही है। और मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, जब उनको पहली नोटिस मिली थी तो मुख्यमंत्री का औहदा ना दिखाते हुए उन्हें पहली नोटिस पर ही जाकर के अपने साक्ष्य को देना चाहिए। हेमंत सोरेन ने गलती की है कि कई नोटिसों का इंतजार किया है और वही गलती अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अबे भाई, आपको अपनी साक्ष्य देने में, अपनी बात रखने में क्या जाता है ईडी के सामने? ईडी के सामने अपने साक्ष्य रखिए और विवेचना अधिकारी अगर आपको गलत पाता है तो निश्चित तौर से आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। विशाल बड़े समय से कुछ कहना चाहते हैं। विशाल कुमार यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ आप कहना चाहते थे? और राहुल गांधी भारत जोड़ो पर निकले हुए हैं, लेकिन ये जो यात्रा है, लंबा सफर है, ये एक पॉलिटिकल सफर है या फिर अलग दृष्टि से हम इसको देखें? देखिए राजेश जी, आपने सभी को भरपूर टाइम दिया, हम उम्मीद करेंगे आप हमें भी समय दीजिएगा। बिल्कुल। अभी भाजपा के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी ने कहा, जो हम उन पे आरोप लगाया कि आपने अजीत पवार के पर जांच करना बंद कर दिया, उन्होंने हमसे प्रमाण मांगा। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं आपको दिखा दूं, इसको जरा सामने करके दिखाइएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है, यहाँ लिखा हुआ। अगर नहीं आपके पास तो आप खुद करके देख लीजिए, लेकिन आपसे उम्मीद अपील करूंगा कि थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है कि अजीत पवार से जुड़े सिंचाई घोटाला के 9 मामले को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, कब बंद कर दिया गया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अजीत पवार जी जब रातों रात उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने, तब इन 9 मामलों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वो वॉशिंग पाउडर भाजपा से वो धुल चुके थे। तो आप वॉशिंग पाउडर भाजपा से धुल जाओगे तो चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या कांग्रेस के सारे नेता हो, सब पर आरोप धुल जाएंगे। लेकिन जो लोग लड़ने वाले हैं वो लोग भाजपा से कभी नहीं डरने वाले, इसलिए हम लोग पर आज कार्रवाई हो रही है और ईडी और सीडी का खेल खेला जा रहा है। आपने पूछा कि विशाल एक चीज और भी तो है ना। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया गया, वो पेश हुए, बातचीत लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें कहा कि आप जाइए, अगर गलत है तो ईडी एक्शन लेगी, गलत नहीं है तो ईडी एक्शन नहीं लेगी। क्या यहां से नजर नहीं, ये तस्वीर यहां से साफ नहीं हो गई? बिल्कुल। हेमंत सोरेन केजरीवाल ईडी से छुप रहे हैं तो क्या दाल में काला नहीं हो सकता? राजेश जी, मैं आपके सभी बातों का जवाब दूंगा। देखिए, कोई छिपता नहीं है, कोई डरता नहीं है, सब लड़ता है यहाँ पे। आपको बता दें कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और मैडम सोनिया जी को बुलाया, 55 घंटे 5 दिन पूछताछ हुए। पूछताछ का रिजल्ट क्या निकला बताइए आर.के. मिश्रा जैसी जनता को? केवल छवि को बदनाम करने का इन भाजपा की साजिश होती है। ये घोटाला हो रहा है। विशाल, यहाँ पे यही हो जाता है कि अगर ईडी को अरेस्ट ही करना होता तो करते, वो गलत नहीं। 5 दिन 55 घंटे हुए। भाजपा के कई बड़बोले नेताओं ने न जाने कौन कौन से ट्वीट किए, ये घोटाला वो घोटाला। 55 घंटे पूछताछ हुए। बताइए 55 घंटों का निष्कर्ष क्या निकला? आज देश की जनता पूछ रही है, आखिर ईडी 55 घंटे क्या पूछताछ की? क्यों नहीं उस पूछताछ लाइव डिबेट चला देते हैं? चलिए, जनता ने 400 पार के लिए निकले थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम घूम फिर के ईडी पे अटके। विशाल भाई, मुझे लगता है कि हमें वापस आना चाहिए। हम 400 पार के लिए निकले थे, लेकिन ईडी पर पहुंच गए और सुई वहीं घूमती रहती है आजकल, क्योंकि ईडी की चर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन आर.के. मिश्रा जी, सवाल बड़ा अहम, डबल डिजिट पार नहीं करने जा रही है जी। जिस प्रकार से अकाली दल, शिवसेना आपके साथ नहीं, अकाली दल की पंजाब के अंदर हालत खराब, इंडिया गठबंधन के ऊपर भी सवाल है। कई जो लोग आपके साथ 2014-19 में थे वो छोड़ चुके हैं, कैसे मुमकिन होगा सर? और साउथ एक बड़ा अहम फैक्टर होगा।
और नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के अंदर सुन लीजिए, मणिपुर के बाद जो है एक अलग लहर इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई पड़ रही है। साउथ भी आपको चाहिए होगा, कैसे सपना साकार 400 पार? देखिए राजेश जी, आपने कहा जो कैसे सपना साकार, अब देखेंगे जो कि यहाँ पर हमने कभी भी नॉर्थ और साउथ की बात नहीं की। हमने कभी भी नॉर्थ और साउथ का जवाब हमने नहीं, कोई कभी सेपरेसी किया हमने उसको अलग हमने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के जो एक नेता है, जो सांसद हैं, 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा था जो कि कहीं ना कहीं साउथ और नॉर्थ के हिसाब से कहीं नॉर्थ को साउथ से अलग न करना पड़े, इस तरह की खबर आई। पॉलिटिकल गेम भी तो है ना, बिल्कुल। मैं वो एक कांग्रेस आ रहा हूं विषय जी बोलिए, जल्दी लोग भी कह रहे थे। मैं नहीं राजेश जी जल्दी से करिएगा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है, बस मेरे को सभी के पास जाना 30 सेकंड में। 10 सेकंड में ममता बनर्जी जी ने कहा जो कि 300 में से कांग्रेस केवल 40 सीट जीत कर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। ये कांग्रेस को इतना घमंड क्यों? ठीक है, इसका जवाब विशाल से ले लेता हूं सर, समय कम है, फिर मुझे डॉक्टर अजय तिवारी के पास भी जाना आखिरी इसके लिए। डॉक्टर माफ करिएगा, विशाल कुमार यादव, आपके पास सिर्फ आप 40 सीट आप जीत कर दिखा दें, यही बड़ी बात है। यही तो आपके सहयोगी दल आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और आप निकले हैं 400 पार रोकने के लिए। देखिए, कौन क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र लक्ष्य है कि देश की जनता की आवाज उठाना, नाकारी निकम्मी शासन के खिलाफ लड़ना, और हम नाकारी निकम्मी शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस बार भाजपा की सरकार को 40 के पार नहीं जाने देंगे। डबल डिजिट भाजपा पार नहीं करेगी। 40 के पार या 400 के पार? डबल डिजिट भाजपा पार नहीं करेगी। चलिए ठीक है। डॉक्टर अजय तिवारी, मैं एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन आखिरी सवाल है, 9 साढ़े 9 साल से क्या ईडी को आम आदमी पार्टी के बारे में या हेमंत सोरेन के बारे में या तमाम दूसरे नेताओं के बारे में जो बिहार में हो रहा है उसके बारे में पता नहीं था, या जो अचानक से एकदम चौके छक्के ईडी वाले लगाने लगे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आखिरी वो 100 दिन भी नहीं बचे इलेक्शन के लिए। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कैसे आई, किस तरह आई, पूरा देश जानता है, पूरा लोकतंत्र जानता है, जनता जानती है जी। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से ईडी का हमला, जिस तरह से ईडी की सराहना करता हूं, ईश्वर करे कि भारत देश के सारे आईपीएस, आईएएस, ईडी, विजिलेंस सभी अच्छी तरह से जांच करें, लेकिन एक तरफा जांच करना उचित बात नहीं है। भारत देश के प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, या जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई चला जाए तो दूध का धुला हो जाए और वॉशिंग पाउडर की तरह निकल जाए। कोई भी व्यक्ति इस देश का अगर गलत है तो उसे गलत माना जाए, और यही निष्पक्षता होगी और यही इस देश का लोकतंत्र बचाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। आर.के. मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजय तिवारी आपका शुक्रिया, विशाल कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस की तरफ से नेशनल वर्कशॉप का आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे वर्कशॉप के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा निवास में शाम 4 बजे शुरू होगी वर्कशॉप। हरियाणा पुलिस की तरफ से नेशनल वर्कशॉप का आयोजन। तो अब की बार 400 पार क्या हो पाएगा, या इंडिया गठबंधन जो है वो अगर इसी प्रकार से उसकी गांठें खुलती रहीं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को रोक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है आने वाला वक्त देगा, देश के चुनाव देंगे। तो मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।